हाय, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर केमिस्ट्री पार्ट. सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na इज 2,8 एंड द सोडियम एलिमेंट इज 2,8,1. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो यहाँ पे हमको दो स्पीसीज दी हुई हैं. एक हमारे पास है Na पॉजिटिव, ठीक है, दैट इज कैटायन. एक हमारे पास है Na जो आपके पास न्यूट्रल स्पीसीज है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया गया हमको 2,8 और इसका हमको दिया गया 2,8,1. और आप अगर इसको अच्छे से देखते हो तो ये हमको मिलेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास किससे मैच कर रहा है? ये नियोन से मैच कर रहा है, ठीक है. और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नियोन से. तो जनरली ये हम लोग सोच लेते हैं कि बिकॉज इसमें एक एक्स्ट्रा है तो स्टेबिलिटी के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और Na+ बन जाएगा. Na+ गैस और सोडियम गैस. तो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो आपको लगेगा कि जो Na गैस है वो थोड़ा स्टेबल है, Na+ गैस थोड़ा स्टेबल है. लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब नेचर में जो चीज़ हमको मिलती है, ठीक है, वो न्यूट्रल स्पीसीज अगर है तो स्टेबल होती है. बिकॉज इसका जो पोटेंशियल एनर्जी वो कम होता है किससे? सोडियम गैस से, Na+ गैस से. इसका ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी. ये सोडियम प्लस अगर किसी एनायन से मिल जाए, फॉर एग्जांपल Cl-, तब उस केस में थोड़ा स्टेबल हो सकता है. बिकॉज यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होगी, तब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाएगा और ये स्टेबल हो सकता है. बिकॉज नेचर में जो चीज़ हमको मिलती है वो स्टेबल ही होती है. और नेचर में हमको अगर सोडियम को देखा जाए तो Na गैस की तरह सोडियम हमको न्यूट्रल फॉर्म में मिलता है, ना कि हमको सोडियम प्लस की फॉर्म में मिलता है, ठीक है. लेकिन अगर मैं इसको डाल देता हूँ पानी के अंदर तो Na+ अगर एक्वस में जाएगा और सोडियम हमारे पास रहेगा तो वाटर क्या करता है, इसको चारों तरफ से घेर लेगा. और एक टर्म है यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी. बिकॉज इस दिस हाइड्रेशन आयंस को जब वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेरता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोल्वेशन और हाइड्रेशन. इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जिससे इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा. और इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इस बात पे कि जब वो Na गैस से Na+ गैस बनेगा, Na गैस से जब ये Na+ गैस बनेगा, ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो हमको एनर्जी देनी पड़ती है, इसको बोलते हैं हम लोग आयनेशन एनर्जी, वो कितना ज़्यादा है और कितना कम है, राइट. ठीक, तो जब ये वाटर के अंदर अगर मैं Na गैस को डाल देता हूँ तो ये बनेगा. ये किस बात पर डिपेंड करता है कि इस प्रोसेस में कितना एनर्जी लगा. सपोज X एनर्जी लगा, और जब Na+ वाटर में जाएगा तो ये खुद को कन्वर्ट कर लेगा Na+ एक्वस में, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी बाहर निकलती है इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है. और चूंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,1, इसका कॉन्फ़िगरेशन था हमारे पास 2,8, राइट. तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है. बिकॉज इसको बाहर निकालने में जो इलेक्ट्रॉन हमको बाहर निकालना है आउटर मोस्ट से, वो इजीली बाहर निकल जाएगा. बिकॉज बाहर निकलने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, तो इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होगी. इसका मतलब आयनेशन एनर्जी कम लगेगा. सो आराम से हाइड्रेशन एनर्जी इस एनर्जी को ओवरकम कर सकता है, ठीक है. इसीलिए बिकॉज यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा आता है तो वाटर के अंदर Na+ एक्वस थोड़ा स्टेबल होता है Na+ से, Na न्यूट्रल आइटम से. तो Na इज गैस, राइट, और Na+ गैस, इन दोनों की बात की जाए तो आपको ये स्टेबल मिलेगा बिकॉज न्यूट्रल स्पीसीज है गैस के अंदर. और अगर बात की जाए Na+ एक्वस और अब बात की जाए Na एक्वस की, ठीक है, तो इस केस में हमको ये स्टेबल मिलेगा बिकॉज इसमें हाइड्रेशन होगा और वाटर चारों तरफ से घेरेगा इसको. ज़्यादा जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतना ज़्यादा हाइड्रेशन होता है, उतना एनर्जी बाहर निकलेगा, उतना पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, उतना ही स्टेबल हो जाएगा. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन हमको दिया गया है पहला स्टेटमेंट हमको दिया गया है Na+ इज मोर स्टेबल देन Na. ये गलत है. Na+ गैस इज लेस स्टेबल देन Na गैस, ठीक है, ये सही बात है बिकॉज सोडियम इज मोर स्टेबल देन इट्स आयन एंड Na+ एक्वस इज मोर स्टेबल देन Na एक्वस, ये भी सही बात है. तो आपका जो स्टेटमेंट है वो जो ऑप्शन है आपके पास A, वो A सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक. क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है व्हेन व्हाट ऑकर्स व्हेन H2O लिक्विड इवेपोरेट्स. तो अगर मैं यहाँ पे वाटर लिक्विड को इवेपोरेट करूँगा तो ये कन्वर्ट होगा वाटर गैस में. इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो हमारे पास इस तरह का होता है कुछ, ठीक है. यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे ओके पास. लेकिन जब ये इसमें कन्वर्ट होगा, राइट, तो यहाँ पे चल क्या रहा है एक्चुअल में, जो वाटर के अंदर H बॉन्डिंग होती है काफ़ी अच्छी बिकॉज ये पोलर मॉलिक्यूल है, इस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो इस पे हल्का सा पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है.
और यहाँ पे भी पॉजिटिव रेट रहता है, तो मैं उसको बोलता हूँ डेल्टा डैश, बिकॉज आपको पता है चार्ज शुड बी सेम, राइट। सो दूसरा मॉलिक्यूल जब होगा तो उस पर भी क्या होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों क्रिएट हो, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव दोनों क्रिएट रहेंगे इधर भी, जैसा इस मॉलिक्यूल में वैसा इस मॉलिक्यूल में रहेगा। तो मैं अगर पूरा इसके अगर बात करता हूँ पूरे नेटवर्क की, तो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होता है, बट इतना रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो होता क्या है, ये प्लस और ये माइनस आपस में इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एक मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये चूंकि डायपोल है, ये भी हमारे पास डायपोल है, राइट। तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है इसको हम लोग डायपोल इंटरेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब गर्म करते हैं या फिर इसको जब हम इवेपोरेट करते हैं, तो इवेपोरेट करने से होगा क्या, जो गैस के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना, ये ब्रेक होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऊपर गैस में कन्वर्ट होता है। अगर मैं इन बॉन्ड को ब्रेक कर दूं तब मैं बोलूंगा कि मेरा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो गैस की जब फॉर्म है, जब ये गैस बनेगा तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था एक्चुअली। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट ऑकर्स व्हेन H2O लिक्विड इवेपोरेट्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ये तो नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। ओनली डायपोल फोर्स आर ओवरकम, ये सही बात है, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको समझाया अभी डायपोल जो फोर्स हैं वही ब्रेक होंगे। हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग। लिक्विड से जब हम गैस में कन्वर्ट करेंगे किसी भी चीज को, तो ऑफकोर्स हीट चाहिए होगा, और हीट कहाँ से लेगा, वो सराउंडिंग से ही लेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो थर्ड भी सही है, इट बिकम्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस। नहीं, वाटर जब इवेपोरेट होगा तो वाटर ही रहेगा, वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड एंड थर्ड होगा, ओके। सो आंसर विल बी बी, राइट, बी विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। सो मैं थोड़ा आपको पहले बताता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है एक्चुअली, अगर आप किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम से जो कि बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और गैसेस एटम है, उससे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हो आउटर मोस्ट शेल का, जिससे ये बनेगा मोनोवैलेंट कैटायन गैस फॉर्म में ही, तो इस प्रोसेस में आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जितना एनर्जी आपको यहाँ पे देना है उसी को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। वन क्यों बोला, बिकॉज मैंने से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है। जब आप M+ ऑलरेडी बने कैटायन से, ठीक है, वो भी जो गैसेस फॉर्म में है, उससे आप अगर एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, ठीक है, तब इस गिवन एनर्जी को बोला जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी 2, राइट। और जब आप M2+ से एक और बाहर निकालोगे, जब हमको मिलेगा ट्राइवेलेंट कैटायन, ठीक है, इसमें हमें एक और इलेक्ट्रॉन बाहर मिल जाएगा, इस एनर्जी को बोला जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी 3, राइट। और ये हमेशा ठीक होगा, बिकॉज जो मैं यहाँ पे अभी लिखने वाला हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी 3, आयनाइजेशन एनर्जी 2 एंड आयनाइजेशन एनर्जी 1 से बड़ा होगा, राइट। आयनाइजेशन एनर्जी 3 हमेशा बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी 2 से, एंड आयनाइजेशन एनर्जी 2 हमेशा बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी 1 से, बिकॉज अगर सपोज इस एलिमेंट में यहाँ पे मान लो 13 इलेक्ट्रॉन है एंड 13 प्रोटॉन है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा तो इसके पास बचेगा 12 इलेक्ट्रॉन एंड 30 प्रोटॉन, इसमें बचेगा आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन एंड 30 प्रोटॉन। तो 13 प्रोटॉन यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा है, तो पावर बटी हुई है 13 प्रोटॉन की 13 इलेक्ट्रॉन में, जबकि यहाँ पे चूंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, तो 13 प्रोटॉन बहुत ज़्यादा अच्छे से अभी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जबकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया है, तो यहाँ पे पावर और बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ से ईजी होगा और यहाँ से सबसे ज़्यादा हार्ड होगा। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी 3 विल बी मोर देन आयनाइजेशन एनर्जी 2 एंड विल बी मोर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1, राइट। ठीक, अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या बता रहा है हमको, आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, और अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन निकालना हार्ड है। क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन में हमको यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, अभी देखोगे एलिमेंट एक आपको यहाँ पे 6 दिया हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 1000 समथिंग किलो जूल पर मोल एनर्जी इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये मोलर आयनाइजेशन एनर्जी है, मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी कितना रिक्वायरमेंट है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ है पहले अगर आप निकालोगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो 1000 के आसपास है, सेकंड के लिए 2000 के आसपास है, 3 के लिए 4000 के आसपास है, फोर्थ के लिए 6000 के आसपास है, और फिफ्थ के लिए आप देखोगे तो 37,000 है, राइट। इतने बहुत बड़ा गैप आ चुका है। कहने का मतलब ये है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालने ईजी है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा हार्ड है, बिकॉज उसके लिए लार्ज जंप आ रहा है, रिक्वायरमेंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में।
ये क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है कि 4 निकालना इजी है, 5th निकालना हार्ड है। इसका मतलब जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से बाहर निकल रहा होगा, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें कितने, अगर मैं आपको अगर आयनिक एनर्जी की बात करूं, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सपोज मेरे पास सोडियम है, अगर मैं सोडियम से बाहर निकालूंगा इलेक्ट्रॉन पहला तो बनेगा सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और अगर मैं इससे बाहर निकालता हूं Na प्लस से तो बनेगा सोडियम 2 प्लस प्लस 2 प्लस इलेक्ट्रॉन। इसको बोलूंगा आयनिक एनर्जी 1, इसको बोलूंगा आयनिक एनर्जी 2। अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है या इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है सोडियम का, ये होता है 281, और यहाँ पे कितना होता है इसका सोडियम प्लस का, ये होता है 2,8। तो ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना थोड़ा हार्ड होगा। तो यहाँ पे आयनिक एनर्जी 1 सपोज 500 है, मैंने एक एग्जांपल दिया है बस, तो इसका सेकंड आयनिक एनर्जी में गैप बहुत बड़ा आएगा, हो सकता है 2000 के आसपास चला जाए, उससे ज़्यादा चला जाए। ठीक है, मतलब गैप बहुत बड़ा आने वाला है यहाँ पे। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है बिकॉज इसको निकालने के बाद स्टेबल बन रहा है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहा होगा। अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि पहला जो आयनिक एनर्जी है वो 500 है और जो दूसरा है वो सपोज 4000 है, तो यहाँ पे लार्ज गैप आ चुका है। इसका मतलब पहला निकालना ईजी है, दूसरा निकालना हार्ड है, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहा होगा बस। मैं बात करूं मैग्नीशियम की, अगर आप देखोगे तो मैग्नीशियम में जब आप बात करते हैं तो Mg प्लस का बनना और Mg प्लस से Mg2 प्लस का बनना और Mg2 प्लस से Mg3 प्लस का बनना, अगर तीनों की बात की जाए, इसका होता है कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, इसका होता है 2,8,1, इसका होता है 2,8। तो यहाँ पे क्या बन गया, स्टेबल बन गया। इसका मतलब इस प्रोसेस में या इस वाले जो आपके पास ये कन्वर्जन हुआ है Mg2 प्लस Mg3 प्लस में, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, इसका एनर्जी जो भी आएगा, इसका आंसर जो भी आएगा उसमें बहुत बड़ा गैप नहीं आएगा, बट इसमें काफ़ी बड़ा गैप आ जाएगा। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो अगर गैप इस तरह का लिखा हुआ है, पहले 400 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है सपोज 1000, और फिर लिखा हुआ है मान लो सपोज 5000 या फिर ज़्यादा बोलता हूँ 8000, राइट। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप आ गया है, इन दो में गैप इतना नहीं है जितना यहाँ पे आ चुका है। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, आउटर मोस्ट शेल में, मतलब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहा होगा, जिनको निकालना ईजी है, राइट। उसके निकलने के बाद जब वो स्टेबल बनेगा तो वो निकालना हार्ड हो जाएगा वहाँ से। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लगाता हूँ, तो आप देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालने इजी हैं, 5th निकालना हार्ड है। इसका मतलब इस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। ठीक है, तो वो एलिमेंट कौन हो सकता है, पहले कहते हैं नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ पे होता है 5, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होता है हमारे पास 6, ये हमारा आंसर नहीं होगा। कार्बन का आउटर मोस्ट में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे पहला बार इजीली बाहर निकल जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो 5th होगा वो आपको नोबल गैस से बाहर निकालना पड़ेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से बाहर निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, राइट। इसीलिए इसमें लार्ज जंप आएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। तो 18 का आपका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी। ठीक है, 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि ए केमिस्ट रिपोर्ट ए बैच ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एस्पिरिन एक मेडिसिन है, ठीक है, एंड पैरासीटामोल, आपको पता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 0.5% वेट एरर इन ईच टैबलेट। तो पॉजिटिव इसका मतलब ये है कि टैबलेट अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 250 मिलीग्राम, तो इसमें प्लस 0.5% वेट ऐड किया गया, ये मतलब इसमें एरर है। इसमें कितना ऐड करना, मतलब जो आपके पास जो टैबलेट का एक्चुअली मास होना चाहिए वो कितना है 500 ग्राम, बट उसमें थोड़ा सा 500 मिलीग्राम, सॉरी, इसमें थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर मतलब एक्चुअल जो मास है वो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब एरर है उसमें। कितना एरर है, 0.5% एरर है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस एरर द कंज्यूमर गेट्स एक्स्ट्रा एक्स मॉलिक्यूल, ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर आपसे बोला गया है कि आप एस्पिरिन ले रहे हो जिसका वेट 250 मिलीग्राम है, बट उसमें एरर है 5%, 0.5% का, तो आप उसमें थोड़ा मास ज़्यादा कंज्यूम करोगे, राइट, टैबलेट का। तो मतलब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा जाएंगे, जितना जाना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा। सेम कहानी पैरासीटामोल में होने वाली है। तो आपसे क्वेश्चन ये बोला गया है कि ज़्यादा मॉलिक्यूल किसके गए होंगे, एक्स के या फिर वाई के। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो जो एस्पिरिन है इसका फॉर्मूला है C9H8O4। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं एक बार, जो कि हमको निकल के आएगा यहाँ से 9 × 12 + 8 + 4 × 16। सोल्व कर लेंगे इसको, आई थिंक मिनट ही बनना चाहिए। ठीक है, और फिर हमारे पास है पैरासीटामोल, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास C8H9 और NO2, राइट। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा वो 51 निकल के आएगा, चेक कर सकते हैं। ठीक, तो इसका जो मास है एस्पिरिन का, जो हमने मास यहाँ पे यूज़ किया है वो है
अच्छा ओके 5% एक्स्ट्रा है, तो जो मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा जाएंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ बस। तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा है वो कितना है वो देख लेते हैं। तो 250 का 0.5% कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आएगा आई थिंक 1.25 ग्राम। और इसका अगर एक्स्ट्रा मास की बात की जाए, एक्स्ट्रा मास कितना है हमारे पास, ये मास एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा मास है, ये हमारे पास कितना आएगा एक्स्ट्रा मास विल बी 500 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 100, ये आपको मिलेगा 2.5 ग्राम। ठीक है, तो किसके मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा आएंगे, तो इसमें कितना मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा गया, अगर मुझे मॉलिक्यूल निकालना है तो मैं मोल निकाल लूँगा, ठीक है, वही हमारे पास नंबर होगा बेसिकली। तो एस्प्रिन का जो मास निकल के आया जो हमने एक्स्ट्रा कंज्यूम किया है वो है 1.25, इसके मोल कितने हो जाएंगे, मोल हो जाएंगे 1.25 डिवाइड बाय 180, जिसको एक्स बोला गया है आई थिंक, यस, नॉट दिस इज नॉट एक्स, दिस इज मोल इनटू Na, राइट, ये एक्स है, मोल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, ये हमको मिलेगा एक्स। अगर आप बात करते हो पैरासीटामोल की, तो इसका जो मास था वो 2.5 है एक्स्ट्रा डिवाइड बाय 151, इसका मोलर मास हमारे पास ये रहा, ठीक है, इंटू Na कर देंगे तो हमको उसके मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। आप आराम से कंपेयर कर सकते हो, इसको y बोला गया है तो देख सकते हो कौन ज़्यादा आएगा कौन कम आएगा। तो बिकॉज ये वाला क्वांटिटी छोटा है, ये बड़ा है, और ये बड़ा है और ये छोटा है, तो साफ साफ दिख जाएगा रेशो में ये वाला बड़ा आने वाला है क्वांटिटी, मतलब y विल बी ग्रेटर देन x। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका C हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ओके, क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है, देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड है। और क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है एक स्टूडेंट है जिसको 1.24 ग्राम सोडियम ऑक्साइड दैट इज Na2O ये प्रिपेयर करना है। कितना प्रिपेयर करना है, ये 1.24 ग्राम, ठीक है। वाइल डूइंग द कैलकुलेशन ही यूजेज एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। जब हम मोल वगैरह निकालते हैं तो मास बाय मोलर मास यूज करते हैं, तो उसने एटॉमिक मास यूज नहीं किया है, राइट, उसने क्या यूज किया, एटॉमिक नंबर यूज कर लिया है। तो उससे क्वेश्चन ये है कि जब ये 1.24 ग्राम Na2 बनाने का ट्राई कर रहा है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होगा सोडियम का, तो हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो इस तरह का होगा, सोडियम प्लस O2 गोज टू, ये आपके पास आएगा Na2O, राइट, तो ये हमारे पास हो गया 2Na एंड हाफ O2। क्वेश्चन बोल रहा है तो हमारे पास एक्सेस में है, राइट। अब आपके पास Na2O है, ये बनना कितना चाहिए, ये बनना चाहिए 1.24 ग्राम, राइट। तो 1.24 ग्राम बनने के लिए अगर मुझे क्वेश्चन करना है ये वाला, तो मैं मोल में काम करूंगा पहले। तो अगर मुझे मोल यहाँ से फाइंड करना है तो मोल कितना हो जाएगा इसका 1.24 ग्राम डिवाइडेड बाय, देखो इसका जो मोलर मास निकल के आना चाहिए एक्चुअल में, जो मोलर मास एक्चुअल मोलर मास निकल के आएगा वो कितना होगा Na2O का। देखो सोडियम के लिए होता है आपका 23 इंटू 2 प्लस 16, ये बनेगा 46 प्लस 16, ये आपको मिलेगा 62 ग्राम पर मोल, ठीक है। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो स्टूडेंट ने यूज़ किया इसका मोलर मास, उसने 23 यूज़ नहीं किया, मतलब एटॉमिक मास की जगह उसने एटॉमिक नंबर यूज़ कर लिया, तो ये आपका बन जाएगा 11 इंटू 2 प्लस 16, ये बनेगा 22 प्लस 16 दैट विल बिकम 38। तो मतलब ये है कि जो स्टूडेंट है जो 1.24 ग्राम मास जिसका Na2 को बनाना चाहता है उसको यूज़ करना चाहिए था 62, उसने यूज़ कर लिया 38, बिकॉज उसने एटॉमिक मास यूज़ नहीं किया है, उसने एटॉमिक नंबर यूज़ कर लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मोल निकल के आएगा पहले हम उस पर काम करेंगे। तो एक्चुअली में उसको कितने मोल बनाने हैं, तो मोल बन जाएगा 1.24 डिवाइड बाय 38, और ये अगर आप देखते हो तो इसका आंसर निकल के आएगा 0.0326, राइट। ये हमारे पास मोल निकल के आए हैं। तो इसको अपने अकॉर्डिंग, राइट, क्योंकि उसने 38 यूज़ किया है एटॉमिक मास, तो उसके लिए इतना मोल बनाना है, और ये मोल प्रिपेयर करने के लिए उसको कितना सोडियम चाहिए इसकी हम बात करते हैं। बिकॉज यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो इसका 1 मोल प्रिपेयर करने के लिए 2 मोल चाहिए सोडियम के, तो इसीलिए इतना मोल प्रिपेयर करने के लिए इसका डबल चाहिए होगा। तो सोडियम को जब हमको मोल चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा, वो चाहिए होगा 0.0326 इंटू 2 मोल, ये आपको मिलेगा यहाँ से 0.0652, इतना मोल आपको मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो वो तो मास यूज़ करेगा इसका, बिकॉज मोल तो काउंट कर नहीं सकते, मास यूज़ करेंगे इसका, तो मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा इसका 0.0652। हम बात करें उसके अकॉर्डिंग, राइट, जो वो यूज़ कर रहा है, एक्चुअली इसने एटॉमिक मास यूज़ नहीं किया, एटॉमिक नंबर यूज़ किया है। तो ये आपके पास मोल चाहिए होगा इनटू, ये हमारे पास आएगा, इसने यूज़ कर लिया 11 बिकॉज एटॉमिक नंबर यूज़ किया है। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँगा इसको, तो इसका मास निकलना चाहिए था 0.7172 इतना ग्राम, ठीक है, 0.7172 ग्राम।
तो ये उसने एक्चुअल में क्वेश्चन में जब वो अपना ये पूरा प्रोसेस कर रहा था तो उसने इतना मास यूज़ किया क्योंकि उसको लगा था कि इतना मास यूज़ करने से इतना मास मुझे इसका मिल जाएगा। क्या यूज़ करके? एटॉमिक नंबर यूज़ करके, ठीक है। उसने एटॉमिक मास यूज़ नहीं किया, उसने एटॉमिक नंबर यूज़ किया है। तो अब ये उसने किया, राइट। लेकिन जब क्वेश्चन जब वो प्रोसेस कराएगा, जब एक्चुअल में लैब में ये प्रोसेस होगा और जब हम सोडियम का इतना मास यूज़ करेंगे तब ये कितना बनेगा, राइट। एक्चुअल में कितना बनेगा हम उसकी अब बात करने वाले हैं। तो ये 1.24 तो नहीं आएगा बिकॉज हमने यहाँ पे गलती की है, बिकॉज हमने मोलर मास यहाँ पे निकालते हुए एटॉमिक मास यूज़ नहीं किया, एटॉमिक नंबर यूज़ कर लिया है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है आपको आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए कि स्टूडेंट ने 1.24 ग्राम Na2O बनाने के लिए जो भी प्रोसेस किया है, राइट, उसमें उसने सोडियम का एटॉमिक मास यूज़ नहीं किया है, एटॉमिक नंबर यूज़ कर लिया है। जिससे मोल में गलती आएगी, उसको लगा इतना मोल बनाना पड़ेगा मेरे को, और इतने मोल के लिए सोडियम कितना मोल चाहिए, इतना मोल चाहिए, तो उसका मास कितना चाहिए होगा, बिकॉज वो अभी भी 11 यूज़ करेगा यहाँ पे, तो उसको लगा इतना मास मैं यूज़ कर लेता हूँ मुझे ये मिल जाएगा। बट ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कितना एक्चुअल में बनेगा, राइट। अगर इतना मास यूज़ किया है स्टूडेंट ने तो कितना Na2O बनेगा, हम उसकी बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे इस मास को मैं मोल में कन्वर्ट करूँगा, एक्चुअल मोल कितना आएगा अभी इसका, तो उसने एक्चुअल मोल कितना यूज़ किया फिर यहाँ से, तो इसका जो मोल निकल के आएगा वो आएगा 0.7172 डिवाइड बाय 23, ये बनेगा 0.031 मोल, राइट। और हमको पता है कि इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो 0.031 मोल से जो बनेगा हमको मिलेगा 0.0155 मोल। तो एक्चुअल में इतना मोल बना होगा जब आपने इतना मास यूज, जब उस लड़के ने या फिर स्टूडेंट ने इतना मास यूज़ किया है तो इतना मोल बनेगा किसका, Na2O का। और इतने मोल में मास कितना आएगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये आपका मास बनने वाला है 0.0155 इंटू Na2O का मोलर मास 3062, ठीक है। ये निकल के आएगा आपका 0.961। तो इतना ग्राम बना होगा उसका एक्चुअल में। उसको बनाना कितना था 1.24, बन गया कितना आया 0.961। तो आपका एरर आ गया, डिवाइड बाय परसेंट एरर कितना आएगा, इसको हम सोल्व कर लेंगे अभी। तो ये आपको मिलेगा 22.5%, ठीक है। तो जो कि क्लोज है 23% के, तो इसके लिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। तो आपका आंसर बी होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन ईजी है, राइट। इसमें आपको क्वेश्चन में पहचानना है कि आपके पास जो जो कंपाउंड दिए हुए हैं वो क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो 21 में जो हमको कंपाउंड दिया गया यहीं पे हम देख लेंगे, ठीक है। 21, ठीक है। तो आपको बस पहचाना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें कितने आइसोमर्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो आइसोमर्स देखना है कितने हैं, और आपको देखने कंपाउंड इसमें आप आइडेंटिकल कंपाउंड कितने हैं। तो आप एक बात समझना, आइसोमर्स क्या होता है। आइसोमर्स होता है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता हो कंपाउंड। 2 कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट प्रॉपर्टीज अलग अलग है, उनको हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। लेकिन आइसोमर्स अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुआ, राइट, बिकॉज यहाँ पे स्टीरियो तो यहाँ पे कोई होगा नहीं, बिकॉज स्टीरियो आइसोमर्स आप लोग के लिए भी सूटेबल भी नहीं है, राइट, बोलना। तो आइसोमर्स क्या होता है, आइसोमर्स आर कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सिंपल डेफिनेशन है। आइसोमर्स का मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का, जिसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, उनका IUPAC नेमिंग अलग अलग आती है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुआ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मैं लिख देता हूँ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, उसमें IUPAC नेमिंग जो आएगी वो अलग अलग आएगी, ठीक है। तो अगर मैं नेमिंग करना शुरू करता हूँ तो जहाँ मुझे नेमिंग से मिल जाएगा तो आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होंगे, ठीक है, वो आइडेंटिकल होगा मेन कंपाउंड। तो इसकी बात की जाए, इसमें आप देखोगे तो इसमें मेन चेन पूरा 7 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम हमको मिलेगा हेप्टेन। तो जो पहला कंपाउंड है वो आपका हेप्टेन है, फर्स्ट कंपाउंड इज हेप्टेन, राइट। सेकंड पे आते हैं तो आप देखोगे साफ साफ ये भी मेन चेन ही है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हेप्टेन है। तो ये पहला और दूसरा तो सेम कंपाउंड है, राइट। तो ये आइसोमर्स नहीं, आइडेंटिकल है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ थर्ड का, देखो 1 और 2 सेम आएगा, राइट। हमारे पास थर्ड, हमारे पास क्या है, थर्ड का नाम क्या बनेगा, 1 2 2 पे मिथाइल है, और 1 2 3 4 5 6, राइट। तो हेक्सेन हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा इसका 2 मिथाइल, ठीक। फोर्थ की बात की जाए तो फोर्थ में क्या मिलेगा, आप देखो ध्यान से, ये भी क्या है, सेम कहानी, 2 मिथाइल हेक्सेन, तो ये भी सेम हो गया। तो 3 एंड 4 आइडेंटिकल, ये भी अलग अलग कंपाउंड नहीं है, सेम कंपाउंड है, ठीक है। तो 1 और 2 आइडेंटिकल, थर्ड एंड फोर्थ आइडेंटिकल, बट ये जो 1 और 2 है ना, 1 और 2 नहीं, 1 और 3 एंड फिर 2 और 4 बोल दो या 2 और 3 बोल दो, बिकॉज ये तो आइडेंटिकल कंपाउंड है हमारे पास, ये एक ही कंपाउंड है, अलग अलग नहीं है। 1 और 2 आर सेम, 3 और 4 आर सेम, बट ये आपस में, ठीक है, ये इनमें से कोई एक या इनमें से कोई एक आइसोमर्स बनेगा, बिकॉज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कंपाउंड नंबर ऑफ कार्बन सेम है।
और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप निकालोगे वो भी सेम ही आएगा। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया, हम बोल देंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो नेमिंग में भी डिफरेंस उनका आ जाएगा। तो हमने नेम चेक कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ 5th की, तो यह बनेगा आपके पास 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, पेंटीन। तो 2,3 डाई मिथाइल पेंटीन ये हमारे पास है। अगर बात की जाए 6th की, तो उसका नाम क्या बनेगा, देखो ध्यान से, 2 पे मिथाइल है और 4 पे मिथाइल है, देन पेंटेन, तो नाम अलग है इसका, 2,4 डाई मिथाइल। तो ये कंपाउंड सेम नहीं है, अलग अलग हैं, इसीलिए आइसोमर्स में काउंट हो जाएंगे, राइट। तो 1 and 2 आइडेंटिकल, 3 and 4 आइडेंटिकल, 5th अलग है एंड 6th भी अलग है हमारे पास। तो यहाँ पे इसमें आइसोमर्स हैं। 7th की बात की जाए तो ये क्या है, 1 2 3 3 पे मिथाइल आ रहा है, तो 3 मिथाइल और ये बनेगा आपके पास हेक्सेन। तो ये 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 पे हमारे पास क्या मिथाइल है और पूरे कंपाउंड में 6 कार्बन है, राइट। ये बन जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन, सब इसका नाम एग्जैक्टली सबसे अलग है। तो ये भी अलग कंपाउंड है हमारे पास। तो 7th भी हमारे पास अलग हो गया, आपस में आइसोमर्स बनेंगे ये लोग। फिर बात करते हैं हम लोग 8th की। तो 8th में आप देखोगे सारे ये मेन चेन ही है, राइट। तो ये बन जाएगा हमारे पास हेप्टेन, और हेप्टेन हमारे पास पहले ऑलरेडी हो चुका है। तो जो आपके पास कंपाउंड नंबर 8 है वो भी यहीं पे काउंट हो जाएगा। तो 1 2, ठीक है, 1 2 एंड 8 आइडेंटिकल, ये सारे कंपाउंड हमारे पास आइडेंटिकल हैं। उसके बाद 3 एंड 4 आइडेंटिकल है, बाकी अलग अलग कंपाउंड है। तो एक आइसोमर्स ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। आपका आंसर होगा 5, ठीक। तो आंसर विल बी 5, डी विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में हमको साइज चेक करना है और साइज हमको चेक करना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। तो ये क्या होता है, व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? ये वो स्पीसीज हैं, ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो मैं अगर बात करूँ सिलिकॉन 4+, बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ पहले ऑप्शन की, सिलिकॉन 4+, देन फॉस्फोरस 5+, सल्फर 6+ एंड क्लोरीन 7+, राइट। तो सिलिकॉन 4+, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होता है, 14 में से 4 जा चुका है, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसके पास 14 होंगे प्रोटॉन। फॉस्फोरस के पास 15 होते हैं, 15 होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 5 जा चुके हैं बिकॉज यहाँ पे लिखा है 5+, ये बन जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 15 है प्रोटॉन। सल्फर के पास होते हैं 16, 6 जा चुके हैं, तो 10 बचेगा अगेन, इसके पास होंगे 16 प्रोटॉन। और क्लोरीन के पास होते हैं 17, 7 बाहर निकल चुके हैं, तो ये भी 10 बचेगा, यहाँ पे आएगा 17 प्रोटॉन, राइट। तो प्रोटॉन का अमाउंट तो बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनको हम लोग बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में खास बात तो यही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है बट प्रोटॉन अलग अलग आ रहा है, और जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उतना पावर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स पे, सेल्स पे, और साइज छोटा हो जाएगा, राइट। तो इसलिए इसके पास 17 प्रोटॉन है, तो इसका साइज छोटा होगा, सबसे बड़ा हमारे पास साइज हो जाएगा इसका। आपके पास पहले ऑप्शन में यही ऑर्डर दिया गया है, तो आपका आंसर आपका यही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में चेक करें तो आप देखोगे यह मैं ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं इसको, तो ये भी तो आपका आंसर होगा नहीं। N3- O2- F- Na+, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं बिकॉज ये अलग ऑप्शन में है। तो हमारे पास है N3- O2- F- और Na+। इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास आते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 3- का मतलब है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुके हैं, इसका मतलब 10 हो गए इसके पास। O के पास होते हैं 8, 2 और आ गए, इसके पास भी हो गया 10। F के पास होता है आपके पास 9, एक और आ गया, ये बन जाएगा 10। सोडियम के पास होते हैं 11, 11, तो एक निकल चुका है, ये बचे 10। तो ये भी सारे क्या हैं आपस में, ये हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, राइट। बट इनके पास कितना कितना प्रोटॉन है, नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, और फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है। तो आप सेम लगाएं यहाँ पे कॉन्सेप्ट, बिकॉज जितना प्रोटॉन बढ़ेगा उतना साइज छोटा हो जाएगा, तो सोडियम प्लस सब छोटा होगा और सबसे बड़ा होगा हमारे पास N3-। यहाँ पे ऑर्डर उल्टा दिया गया, तो आपका आंसर नहीं होगा। और सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चेक कर दिया है, राइट। सोडियम प्लस छोटा आएगा F- से, O2- बड़ा आएगा। Mg2+ के भी मैं भी चेक कर लेता हूँ, तो Mg2+ के पास होते हैं, Mg के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, 2 जा चुके हैं, तो 10 बचेगा। प्रोटॉन इज 12, ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा, तो यहाँ हम ऑर्डर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, इसलिए गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, ठीक, चलो ट्राई करते हैं। 23 में बोला गया है कि सती वाज स्टडिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, she accidentally dropped X gram of a sodium carbonate monohydrate. Sodium carbonate monohydrate is
Na2CO3.H2O, ठीक है। इसका x ग्राम एक्सीडेंटली डल गया किसके अंदर, HCl सॉल्यूशन के अंदर, जिसका वॉल्यूम 100 ml है और मोलरिटी था 0.25, तो 0.25 मोलर एंड 100 ml। तो अगर ऐसा हुआ तो रिएक्शन क्या होगा, एक्चुअल रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा Na2CO3.H2O प्लस HCl, राइट। इससे बनेगा 2NaCl प्लस CO2 एंड प्लस H2। ये आपके आंसर सॉरी आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट। अब ये कितना है, ये हमारे पास है 100 ml 0.25 मोलर। अगर आप मोलरिटी का मल्टीप्लाई करते हो वॉल्यूम से आपको मिलता है मिली मोल, बिकॉज वॉल्यूम इन ml, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास यहाँ पे 25 मिली मोल्स हैं किसके, HCl के, और आपने इसका x ग्राम यूज़ किया है, राइट, x ग्राम, ठीक है। तो ये कितना है हमको यही निकालना है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जब देखो ये मिलाने के बाद, राइट, बिकॉज यहाँ पर इसका होगा न्यूट्रलाइजेशन, ये भी रिएक्शन होगी, तो इसमें इसका मोल खत्म हो जाएगा, इसका भी कुछ मोल खत्म हो जाएगा, फाइनली ये कुछ बचेगा। तो चूंकि यहाँ से मोल जाएगा तो मोलरिटी हमारी बदलेगी, राइट, बिकॉज मोल जाएगा, वॉल्यूम वही रहेगा, ठीक है, 100 ml ही रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी था मोलरिटी बदल जाएगी, बिकॉज यहाँ से कुछ यूज़ होगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो इसके मोल बदलेंगे बिकॉज ऑफ दिस वन। जो भी हमने एक्स ड्रॉप यहाँ पे डल गया है इसका, वो रिएक्शन कर लेगा इससे और HCl को अमाउंट को कम कर देगा। तो वो HCl का अमाउंट जो हमारे पास अब निकल के आएगा फाइनली सॉल्यूशन में, उसको हमने किया टाइट्रेट किसके साथ, 10 ml लिया हमने उस सॉल्यूशन का, राइट। उसको मिलाने के बाद तो जो मोलरिटी है वो मान लो M1 है, ठीक। टाइट्रेट किसके अकॉर्डिंग किया गया है, किसके अगेंस्ट किया गया है, NaOH के अगेंस्ट किया गया है, जिसका वॉल्यूम 20 ml है। तो मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, जो आपके पास x ग्राम Na2CO3.H2O डलने के बाद जो सॉल्यूशन हमारे पास है HCl का, उसकी मोलरिटी मैंने M1 मान लिया और उसका 10 ml लिया, राइट, ठीक है। तो इस केस में जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो आपको पता है टाइट्रेशन में क्या होता है, आपके पास एक तरफ HCl है, एक तरफ के पास NaOH है, राइट। बिकॉज टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है बेसिक, वो होता है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। चूँकि हम काम कर रहे हैं मोलरिटी पे, तो हम इसको मोलरिटी में चेंज कर लेंगे। मोलरिटी होता है N इंटू मोलरिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग N इज वैलेंसी फैक्टर, राइट। तो ये बन जाएगा हमारे पास N2 इंटू M2 इंटू V2। ये N1 है, N1 का मतलब है वैलेंसी फैक्टर ऑफ HCl और N2 का मतलब वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaOH। चूँकि देखो ये एसिड है, एक हमको केवल एक H प्लस देगा, इसलिए इसका वैल्यू 1 होता है वैलेंसी फैक्टर का। तो फॉर्मूला बन जाएगा M1V1 इज इक्वल टू, इसका वैलेंस फैक्टर हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा, बिकॉज इसके पास भी एक OH है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास M2V2। ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। यहाँ पे M1 क्या है, क्वेश्चन ये है, M1 इज मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, ठीक है, विच इज लेफ्ट आफ्टर रिएक्टिंग विथ x ग्राम Na2CO3.H2O, है ना, प्लस HCl, राइट। तो जो आपने HCl लिया था जिसका मोलरिटी पहले 0.25 था, उसमें जब x ग्राम Na2CO3 डला तो वो रिएक्शन कर लेगा HCl से और उसकी मोलरिटी को चेंज कर देगा, बिकॉज मोल यहाँ पे बदल जाएंगे। तो वो जो मोलरिटी है मैं उसको M1 मान लेता हूँ। वॉल्यूम हमको पता है कितना लिया मैंने, अभी 10 ml लिया उसी सॉल्यूशन का, बिकॉज यहाँ पे लिखा है साफ साफ 10 ml ऑफ फ्रॉम दिस सॉल्यूशन इज फ्रॉम फाइनल सॉल्यूशन, राइट, वाज टेकन एंड टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.05 मोलर। तो ये हमारे पास 0.05 मोलर दिया हुआ है एंड वॉल्यूम इज 20 ml। तो यहाँ से अगर आप मोलरिटी निकालना चाहते हो आपको मिल जाएगा, इधर से 2 टाइम कट जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 0.1 मोलर। मतलब अब जो HCl सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी 0.25 था, अब उसका मोलरिटी हमको मिलेगा 0.1, राइट। अगर मोलरिटी 0.1 है और वॉल्यूम इज 100, राइट, तो मुझे अब जो मिलीमोल बचे सॉल्यूशन के अंदर वो कितना हो जाएगा, मिलीमोल ऑफ HCl इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम इनटू मोलरिटी, वॉल्यूम इन ml। तो मेरे पास वॉल्यूम 100 है, मोलरिटी कितना हो गया मेरे पास अभी 0.1, तो मतलब 10 मिलीमोल मेरे बचे हैं अभी, राइट, यहाँ पे, बिकॉज मोलरिटी 0.1 है उसका। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, बिकॉज 25 मिलीमोल था, अब कितना बचा फाइनली 10 मिलीमोल मेरे पास बचा, 10 मिलीमोल मेरे पास यहाँ पे है। तो कितना कंज्यूम हुआ, 15 ml, राइट, 15 गया, 15 चला गया। अगर मैं इसको स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट से बात करता हूँ तो इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए होगा, मतलब अगर इसका 1 मोल कंज्यूम होगा इसके 2 मोल कंज्यूम होंगे, राइट। तो अगर इसके 15 मिलीमोल कंज्यूम हुए हैं तो इसके 7.5 मिलीमोल कंज्यूम हुआ होगा। तो कितना मास कंज्यूम हुआ होगा इसका,
तो इन 7.5 मिलीमोल से अगर मैं मास निकालूंगा तो मुझे मास मिल जाएगा मिलीग्राम में, राइट। बिकॉज अगर मोल से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मोलर मास का तो मुझे मास मिलता है ग्राम में, अगर मैं मिलीमोल का मल्टीप्लाई करूंगा मास से तो मुझे मिल जाएगा इसका मास मिलीग्राम के अंदर। तो मेरे पास 7.5 मिलीमोल है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसके मोलर मास से, ठीक है। इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा जो क्या आएगा आपका 2 × 23 + 12 + 48 एंड +18, इसे ऐड करने के बाद आपको मिल जाना चाहिए 126 ग्राम। पहला पार्ट काट देना, ठीक है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ तो +18 यहाँ से आपको मिल जाना चाहिए 124 ग्राम पर मोल, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। मोलर मास कितना आएगा इसका 124, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 124 से, क्योंकि ये मिलीग्राम है तो मुझे ये मिलीमोल है तो मुझे मिलीग्राम मिलेगा, और 7.5 × 124 आपको आंसर देगा 930 मिलीग्राम, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा D 23, D विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज 24 में बोला गया है अमंग द क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि अमंग द 16 ये राइट एंड क्रॉस मार्क्स हाउ मेनी केसेस आर इनकरेक्ट, ये हमको चेक करना है। तो यहाँ पे मेटल दिया गया है और सॉल्यूशन दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि क्या रिएक्शन यहाँ पे होगी या नहीं होगी। अगर मेटल डिस्प्लेस हो रहा है तो टिक करके रखा हुआ है, मेटल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो उसको क्रॉस करके रखा हुआ है। मतलब मेटल डिस्प्लेस क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा इक्वेशन देता हूँ करने के लिए। अगर आप जिंक को डाल दो CuSO4 के अंदर, बिकॉज जिंक मेटल है, कॉपर भी मेटल है, तो ये फॉर्म कर लेता है ZnSO4 प्लस, कॉपर को बाहर निकाल देगा। इसका मतलब कॉपर को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया, जिंक ने रिप्लेस कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं उल्टा करूँ तो कॉपर प्लस ZnSO4 गोज टू ये बनाएगा कॉपर CuSO4 प्लस जिंक। क्या ये रिएक्शन होगी? तो ये होती नहीं रिएक्शन, बिकॉज रिएक्शन डिपेंड करता है रिलेटिव रिएक्टिविटी पे, राइट। और इसको बेटर समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग, और हम ये बोलते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, एक टर्म है रिडक्शन पोटेंशियल, कम होता है उसकी रिएक्टिविटी अच्छी होती है, और वो एक ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाली मेटल को रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअल में जिंक 0 में है और कॉपर +2 में है। जब कॉपर 0 में जाएगा तो कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन करने के लिए अच्छा मेटल चाहिए होता है, तो जिंक कॉपर से अच्छा मेटल है। और ये हमको समझ में कैसे आएगा अच्छा मेटल है, तो आप पढ़ोगे इस चीज़ को, राइट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक टेबल होती है जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो मेटल ऊपर होगा, ठीक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, वो अच्छा मेटल होगा। वो नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकता है आराम से। तो वो सीरीज क्या है, वो सीरीज कुछ इस तरह का होने वाला है हमारे पास, ठीक है। लिकबा काना, याद करने का तरीका हमारे पास ये मगाल मंजन, ये बस एक निमोनिक है याद करने के लिए। तो लिकबा काना मगाल मंजन फीकड़ कोनी सनपब, देन H+, उसके बाद आता है कॉपर वगैरह, ठीक है। तो हमको जो रिक्वायरमेंट है मेटल की वो इसी में आ जाएगा, तो मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा उसको भी। तो आप देखोगे इसका मतलब ये कि जो लिथियम है ना, वो आराम से कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम सबको रिड्यूस कर सकता है। मैग्नीशियम ऊपर है एल्यूमिनियम के, तो एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है, मैग्नीज को रिड्यूस कर सकता है, जिंक को रिड्यूस कर सकता है उसके सॉल्ट से, उसके सॉल्यूशन से, राइट। आयरन को भी रिड्यूस कर सकता है मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम कैल्शियम को रिड्यूस नहीं कर सकता, बिकॉज मैग्नीशियम नीचे है, राइट। तो कैल्शियम उल्टा कर देगा, मैग्नीशियम को रिड्यूस कर सकता है। इसका मतलब आपको बस ये चेक करना है कि कौन सी मेटल ऊपर है, कौन सी मेटल नीचे है। जो मेटल ऊपर होगी वो नीचे वाली मेटल को उसके सॉल्यूशन से रिड्यूस कर सकते हैं आराम से, क्योंकि मैंने ये सीरीज बनाई है या लिखी है वो है अकॉर्डिंग टू देयर रिड्यूसिंग पावर, ठीक। ऊपर की मेटल ज़्यादा अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट है नीचे वाली मेटल से। तो अब हम बात करते हैं, देखो ध्यान से, अगर Mg को डालोगे आप MgSO4 में कुछ होगा क्या, बिकॉज ये तो एक ही बात हुई ना, तो ये गलत, मतलब कुछ यहाँ पे मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो सही बात, राइट। तो क्रॉस लगा रखा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। तो मतलब यहाँ पे जो क्रॉस का मतलब है वो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रही है, सही बात है। इसका मतलब ये जो हमने है, जो पहला आपके पास है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, जो पहला आपके पास स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग पहला तो सही है। हमको चेक करना है कितना इनकरेक्ट है, राइट। ये सही हो गया क्या। Mg, अगर मैं Mg को यूज करूंगा ZnSO4 में, मतलब जिंक के सॉल्यूशन के साथ, तो क्या रिएक्शन होगी। तो हम देखते, अगर हम देखेंगे अगर Mg ऊपर है जिंक से तो हो जाएगा। क्या Mg ऊपर है जिंक से? बिल्कुल, बिकॉज Mg ऊपर है, जिंक हमारे पास नीचे है, तो रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी, राइट। ये भी टिक कर रखा है, इसका मतलब इसने खुद बोला रिएक्शन हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं PbSO4 से। क्या Mg PbSO4 से Pb को अलग कर सकता है?
तो Pb बहुत नीचे है, राइट, और Mg ये सी इस तरह आ रहा है, राइट, तो Cd के बाद ये शुरू होगा, तो Mg आराम से Pb को रिप्लेस कर सकता है। यहाँ पे लगा रखा है कि नहीं कर सकता, इसका मतलब ये गलत है, तो हमको यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत मिल गया, राइट। तो यहाँ पे हमको एक गलत मिला अभी तक। क्या Mg Fe कर देगा? तो Mg ऊपर है, Fe नीचे है, बिल्कुल कर देगा, तो ये सही लिखा हुआ है, तो ये कर देगा। इसका मतलब ये 4 में, राइट, क्रॉस राइट में केवल यही गलत है हमारे पास, इसीलिए यहाँ से मुझे इनकरेक्ट मिला है वो 1, राइट, केवल एक मिला है मेरे को इनकरेक्ट, ठीक है। दूसरे में आता हूँ, मुझे अब चेक करना है सेकंड स्टेटमेंट में। इधर आते हैं, अगर मैं जिंक को यूज करूंगा Mg के साथ तो क्या रिएक्शन होगी, क्या जिंक Mg को रिप्लेस कर सकता है क्या? तो जिंक तो खुद नीचे है, Mg ऊपर है, आप देखो जिंक नीचे है, Mg ऊपर है, तो जिंक Mg को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, तो इसका ये भी सही है, राइट, क्योंकि रिप्लेस नहीं कर रहा है तो क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब स्टेटमेंट सही है। क्या जिंक को करेगा? ये तो नहीं होगा, राइट, बिकॉज एक ही मेटल है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, या तो हो गई क्रॉस, सही है। क्या जिंक बोल रहा है PbSO4 को भी नहीं करेगा? जिंक PbSO4 मतलब Pb नीचे है, जिंक काफी ऊपर है, इसका मतलब जिंक Pb को कर देगा, तो ये हमारे पास कैसा आया, इनकरेक्ट आ गया, राइट, बिकॉज ये करना चाहिए था, जिसने यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज हमको इनकरेक्ट चेक करना है। उसके बाद क्या जिंक Fe को करेगा? जिंक नीचे है, सॉरी जिंक ऊपर है, Fe नीचे है, कर देगा आराम से, तो यहाँ पे टिक आना चाहिए था, तो यहाँ पे भी दोनों में टिक आना चाहिए था, मतलब राइट आना चाहिए था, अभी यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, दोनों गलत है। इसका मतलब सेकंड से आपको 2 स्टेटमेंट क्या मिलेंगे, गलत मिलेंगे, ठीक है। थर्ड पे आता हूँ, थर्ड इज आयरन, और आयरन का जो प्लेस है वो जिंक के नीचे है, बिल्कुल Mg के भी नीचे है, बट Pb से ऊपर है, तो Mg को रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, यहाँ पे टिक कर रखा है, बिकॉज Mg ऊपर है, उल्टा Mg कर देगा इसको, तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है, पहले हमको गलत मिल गया। आयरन जिंक को कर देगा? आयरन जिंक को भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज जिंक ऊपर है, ये भी गलत हमको मिल गया। क्या Pb को करेगा? Pb को आराम से कर देगा, बिकॉज Pb नीचे है। Fe को तो नहीं करेगा, बिकॉज सेमी मेटल है, तो यहाँ पे 2 गलत मिल गया हमको अगेन, तो थर्ड लाइन में हमको 2 गलत मिले हैं। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ का, Pb का बात कर लेते हैं। तो Pb क्या, देखो Pb सबसे नीचे है, राइट, Pb तो किसी को भी रिड्यूस नहीं कर सकता, Mg को भी नहीं कर सकता, टिक लगा रखा है, मतलब गलत है। जिंक को भी नहीं कर पाएगा, गलत है। Pb खुद को करेगा? नहीं, वो भी गलत हो गया। और Fe को भी करेगा क्या? वो भी नहीं, वो नहीं कर सकता, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब आपके यहाँ पे मिलेंगे 4, तो चारों के चारों Pb के लिए इनकरेक्ट है। तो जो आपके आंसर है टोटल कितना होगा इनकरेक्ट है, क्वेश्चन पूछा गया कि कितने इनकरेक्ट हैं, तो इनको सबको ऐड कर देंगे, तो 4 and 4 8 and 9, आपका आंसर आएगा डी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 24 आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है हमसे व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय एसिडिफाइड KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7 इन द रिएक्शन। देखो KMnO4 जब रिएक्शन करेगा एसिडिक मीडियम में, वो खुद को कन्वर्ट करता है Mn2+ में, तो मतलब जो MnO4 माइनस, मैं KMnO4 को लिख सकता हूँ MnO4 माइनस, ये बनाएगा Mn2+। इसको अगर बैलेंस किया जाए, तरीका होता है बैलेंस करने का, पहले एटम बैलेंस करते हैं अदर देन O एंड H, तो यहाँ पे Mn है जो कि बैलेंस है ऑलरेडी, फिर O बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो मुझे यहाँ पे 4 O चाहिए होगा, मैंने इसलिए 4 वाटर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास H एक्स्ट्रा आ गया है, तो जितना H एक्स्ट्रा आया है उतना H पॉजिटिव यहाँ पे ऐड कर दूंगा इस तरह से। अब चार्ज बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 8 पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 नेगेटिव है, तो कुल मिला के इस लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में 7 पॉजिटिव है और एरो के राइट साइड में 2 पॉजिटिव है, राइट। तो अगर बैलेंस किया जाए तो इसको कम करना पड़ेगा, और कम करेंगे हम लोग यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करके। अब दोनों तरफ 2+2+ हो गया है, तो इसने कितना गेन किया इलेक्ट्रॉन? 5 गेन किया है। सेम कहानी हम करेंगे Cr2O7 के साथ, तो K2Cr2O7 को मैं लिख सकता हूँ क्या, Cr2O7 2 मैंने इसको बोलते हैं आयनिक फॉर्म, राइट। यहाँ पे ये कन्वर्ट होता है Cr+3 के अंदर एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे हम पहले बैलेंस करेंगे वो आइटम जो H और O के अलावा है, ठीक है, दैट इज Cr। यहाँ पे हमारे पास 2 Cr है, इधर हमारे पास 1 Cr है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा Cr बैलेंस हो गया। अब करते हैं O बैलेंस, तो O बैलेंस करने के लिए वाटर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उधर मेरे पास 7O है, इधर मुझे 7H2 ऐड करना पड़ेगा, और मुझे चूँकि दिख रहा है साफ साफ इधर 14H+ एक्स्ट्रा आ चुका है, यहाँ मैंने 14H+ ऐड कर दिया अभी। अब करेंगे चार्ज बैलेंस, इधर 2 माइनस है, इधर 14+ है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 12 पॉजिटिव, और इस केस में मुझे मिले यहाँ पे 6 पॉजिटिव, बिकॉज 2 × 3, एक शेयर पे 3 पॉजिटिव है, 2 पे हो जाएंगे 6+, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 6 का, तो चूँकि यहाँ पे कम करना है मेरे को, तो इधर 6 ऐड कर दूंगा मैं इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या होगा, दिख जाएगा कि इसका यहाँ पे कितना गेन हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना गेन हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन। रेशो क्या बन जाएगा इसका, 5:6, ये आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, इजी क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि मिथाइल साइक्लोब्यूटेन इज ए सैचुरेटेड एल्केन,
तो मिथाइल साइक्लोब्यूटेन क्या होता है? साइक्लोब्यूटेन इज दिस वन, इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन, और ये हमारे पास हो गया मिथाइल। ये यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये एक कार्बन है, ठीक है। अगर चेक करूँ मैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, एक हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। सारे कार्बन की हमने वैलेंसी पूरी कर ली है। हमारे पास कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, 4 इस बॉक्स में, मतलब 4 साइक्लोब्यूटेन में है, एक बाहर है, तो C हो गया 5। H मेरे पास कितना हो जाएगा? यहाँ से H आप काउंट कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे 10। फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास C5H10, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा C5H10। क्वेश्चन नंबर 27, ये बोल रहा है कि लुईस एसिड इज यूजुअली एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? जब एक लोन पेयर देने वाली स्पीसीज, ठीक है, एक लोन पेयर लेने वाली स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन देता है या लोन पेयर देता है, तो बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये कब बनता है? जब एक फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है, डोनेट होता है फुल्ली वैकेंट ऑर्बिटल को, और जब एक हाफ फील्ड ओवरलैपिंग करता है हाफ वैकेंट से, या फिर दोनों हाफ फील्ड बोल सकते हो, राइट, तब बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। जब एक मेरे पास फुल्ली फील्ड है, एक मेरे पास फुल्ली वैकेंट है, जब ये ओवरलैपिंग करेंगे आपस में तो बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब ये जो स्पीसीज जो देगा इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं लुईस बेस। तो लुईस बेस कौन होगा? ये वो स्पीसीज है जो लोन पेयर डोनेट करता है, और जो लेगा वैकेंट ऑर्बिटल में उसको बोलते हैं लुईस एसिड। तो लुईस एसिड वो स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब जिसकी कमी है इलेक्ट्रॉन की, और वो एक्सेप्ट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर को, ठीक है, एंड क्या फॉर्म करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो हमको यहाँ पे देखना है कि इनमें से कौन सी लुईस एसिड है। तो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो बनेगा हमारे पास लुईस एसिड, या जिसके पास कमी होगी इलेक्ट्रॉन की वो बनेगा लुईस एसिड, ठीक है। तो चूँकि क्लास 11 में आप सीखोगे कॉन्फ़िगरेशंस इन टर्म्स ऑफ सब शेल या कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तब इसका आंसर और ईजी हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू क्लास 10 हम केवल चेक करेंगे कि कौन सा अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन रिच है, इससे हमारा काम हो जाएगा। चलिए पहले हम चेक करते हैं BF3 को। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में होता है 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसके चारों तरफ F लगा देता हूँ 3 इस तरह से, तो आप देखोगे फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में होता है 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 7 यूज़ कर लिया मैंने, इधर 7 आ गए, इधर भी 7 आ गए। तो जब ये करेगा ओवरलैपिंग इससे, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, तो ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। फ्लोरीन के लिए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बोरॉन की बात की जाए तो जब बोरॉन ओवरलैपिंग करेगा तो बोरॉन के पास केवल 6 आ पाएंगे आउटर मोस्ट में। मतलब ये पूरी तरह से अगर ओवरलैपिंग कर भी ले, बिकॉज इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैक्सिमम अपने आउटर मोस्ट शेल में 6 ही कर सकता है। मतलब 2 की कमी इसके पास रहेगी हमेशा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको 2 की कमी भी है, तो ये आराम से किसी ऐसे स्पीसीज से जिसके पास लोन पेयर है उसे ले सकता है, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो BF3 विल बी योर आंसर, बिकॉज ये एक्सेप्ट कर सकता है। अगर NH3 की बात की जाए तो NH3 में आउटर मोस्ट में नाइट्रोजन के होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन को आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है बस। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़रूरत नहीं है लोन पेयर एक्सेप्ट करने का, इसके पास खुद एक लोन पेयर बचेगा जिसको बोलते हैं हम लोग नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये उल्टा दे सकता है, ये लुईस बेस बनेगा, लुईस एसिड नहीं। और हाइड्रोजन को तो चाहिए नहीं, बिकॉज हाइड्रोजन का तो ऑलरेडी जो उसका डुप्लेट है वो कंप्लीट है, राइट। इसके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बस, जो कि पूरा हो चुका है। बात करते हैं PH3 से। जो काम NH3 कर रहा है वो काम PH3 भी कर रहा है। तो बिकॉज PH3 के आउटर मोस्ट में 5 होंगे इलेक्ट्रॉन, जो सेम कहानी यहाँ पे है नाइट्रोजन के साथ, वही है फॉस्फोरस के साथ। आप यहाँ पे लगा दो हाइड्रोजन, आप देखोगे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेके अपना ऑक्टेट इवन कंप्लीट कर लेगा। इन केस ऑफ वाटर भी सेम, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 रह गए, राइट, एक यहाँ, इसने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लिया और हाइड्रोजन से यहाँ बॉन्डिंग कर लिया, तो इसके पास हो गया 8 कंप्लीट। तो इनको ज़रूरत नहीं है, राइट। इवन हाइड्रोजन के पास तो 2 लोन पेयर हैं जो बचे हुए, दे सकता है उल्टा। ये क्या बनेगा? लुईस बेस बनेगा। तो लुईस एसिड वो स्पीसीज होगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट पूरा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या अपना वैकेंट ऑर्बिटल को फिल करने के लिए, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है वैकेंट ऑर्बिटल का, वो क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वहाँ समझ में आएगा आपको और अच्छे से। वैकेंट डी ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट क्या है वो भी वहाँ पे समझते हैं हम अच्छे से। क्लास 10 के अकॉर्डिंग तो ये एक्सप्लेनेशन मतलब आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो मैं आपको ये बताया, ठीक। 27 खत्म।
आंसर आपका ए होगा। 28 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कंपाउंड ए व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट मिनरल एसिड गिव्स ए गैस विच व्हेन पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ बी जनरेट्स ए। Further, a gas C that is obtained from the addition of concentrated HCl to KMnO4 crystals is used to react with B to give D. Identify A, B, C and D. तो ये आपको चारों ऑप्शंस में A, B, C and D दिए गए हैं और अगर मैं केवल फर्स्ट लाइन की बात करता हूँ, उसमें लिखा हुआ है एक कंपाउंड A when treated with dilute mineral acid, जो कि आपका HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, HNO3 हो सकता है। अगर इससे मैं ट्रीट करता हूँ तो मुझे, ठीक है, एक गैस मिलेगी। उस गैस को अगर मैं बी में पास करूंगा, ये हमारे पास चारों बी हैं, राइट, ये हमारे पास ए है, ये हमारे सारे बी हैं। जब मैं इसको कराऊंगा HCl के साथ, जो गैस बनेगी उस गैस की रिएक्शन अगर मैंने इसके साथ करा दी तो मुझे वापस से ये मिल जाएगा, ये बोल रहा है। चारों में आप देखोगे, अगर मैं रिएक्शन करता हूँ Na2CO3 का, आप देखो यहाँ पे रिएक्शन में कर रहा हूँ Na2CO3 का HCl के साथ, ये बना के देगा आपको NaCl प्लस H2O एंड प्लस CO2, ठीक है, ये बना के देगा, मतलब CO2 गैस मिलेगी। और जब आप CO2 गैस को इसमें पास करोगे NaOH के साथ, तो ये बन जाएगा वापस Na2CO3। इसका मतलब, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक हो सकता है, राइट। MgCO3 प्लस MgO छोटे भाई, सेम कहानी यहाँ पे रिपीट होगा। अगर आप यहाँ पे यूज करते हो MgCO3 तो वापस आपको मिलेगा CO2, और पास करो CO2 को MgO छोटे के साथ तो वापस आपका MgCO3 बन जाएगा, राइट। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है। मतलब आप बात करो C का, तो सेम कहानी भी रिपीट होने वाली है। तो आप इस स्टेटमेंट से तो यहाँ से आंसर नहीं निकाल सकते, बिकॉज सारे ऑप्शंस ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। बात कर रहा हूँ मैं इसमें नेक्स्ट लाइन की, जो कि हमको आंसर देगा। फर्दर अ गैस C दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम एडिशन ऑफ HCl टू KMnO4। अगर मैंने HCl में KMnO4 डाल दिया तो ये आपको सॉल्यूशन बना के देगा, क्या आपको गैस बना के देगा, कौन सा, इसमें बनेगा KCl, यहाँ बनेगा कुछ MnCl2 बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में बाहर निकलेगी Cl2। मतलब अगर आपने रिएक्शन कराई है KMnO4 के HCl के साथ तो Cl2 गैस बनेगी। इसका मतलब जो C होगा वो हमारा Cl2 होगा। यानी कि मतलब कहने का ये है कि आंसर या तो C होगा या आपके पास आंसर D होने वाला है, बिकॉज यहाँ बन रहा है O2 गैस, यहाँ बन रहा है Cl2 गैस, दोनों गलत हैं। गैस बनेगी हमारे पास Cl2, राइट। तो आंसर C होगा या D होगा। अब अगर मैं Cl2 गैस को पास करता हूँ B के साथ, तो Cl2 गैस को अगर मैंने पास किया है B, मतलब सपोज मेरे पास पहला है Cl2 प्लस CaOH होल ट्वाइस, इससे मैंने पास किया, को बना के देगा CaOCl2। ये प्रिपरेशन है ब्लीचिंग पाउडर का, राइट। तो CaOCl2 इज अ मेन कंपोनेंट है ब्लीचिंग पाउडर का, तो ये बनता है, राइट, इससे। तो ये हमारा D बन गया, राइट। तो हमारा आंसर C हो गया। अगर मैं बात करता हूँ AlOH होल थ्राइस प्लस Cl2, मैं बात कर रहा हूँ मैं फोर्थ स्टेटमेंट की, फोर्थ ऑप्शन की, अगर इसमें पास किया तो यहाँ से आपको मिलेगा AlCl3, यहाँ से आपको Al2O3 नहीं मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा C। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये बोलता है 5 ग्राम ऑफ a gas at 27 degrees Celsius occupied the same volume as 0.25 gram of dihydrogen gas at 17 degrees Celsius at the same pressure। दोनों गैस का प्रेशर सेम है। आपसे पूछा है मोलर मास क्या होगा उस गैस का, तो मेरे पास जो गैस है इसका मोलर मास मैंने m मान लिया, और मेरे पास एक तरफ हाइड्रोजन गैस है जिसका टेम्परेचर दिया हुआ है 17 डिग्री सेल्सियस, राइट। इसका दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका 5 ग्राम ऑफ गैस, इसके मोल कितने रहेंगे हमारे पास, इसके मोल आएंगे 5 बाय मोलर मास, इसका मोल आ गया। और 0.25 ग्राम, इसका मोलर मास कितना होगा आपको पता है, 2 होता है, ठीक है। इसका मोलर मास हमारे पास आएगा, ये हमको मोल मिल गया, इसका मोल मुझे मिल गया, ठीक है। मोलर मास मैंने यहाँ पे m मान रखा है। क्वेश्चन दोनों का प्रेशर सेम है, इसका प्रेशर भी P है, इसका प्रेशर भी P है। दोनों का वॉल्यूम भी बोल के रखा है सेम, इसका वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या है, V है, ठीक। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि मोलर मास क्या होगा, राइट। तो हमको पता है दोनों गैस को मैं गैस मान रहा हूँ आइडियल, तो PV इक्वल टू क्या होता है आपके पास NRT, ये भी क्या हो जाएगा PV इक्वल टू NRT, राइट। तो दोनों गैस का प्रेशर सेम है, दोनों गैस का वॉल्यूम सेम है, तो PP में सेम रख देता हूँ। इस गैस के मोल कितने हैं, इस गैस के मोल हमारे पास आएंगे 5/m इंटू R। टेम्परेचर कितना है इसका 27 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में कितना हो जाएगा ये, इसमें ऐड कर देंगे हम लोग 273, तो ये बन जाएगा आपके पास 300 कैल्विन। सेम कहानी यहाँ पे 17 प्लस 273, ये बन जाएगा 290 कैल्विन, यहाँ पर कर दूंगा मैं इसको। तो PV इज इक्वल टू मोल कितना आएगा इसका 0.25 डिवाइड बाई 2 इंटू R इंटू T 290, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको आप लोग अभी। तो आप इक्वेशन 1 का डिवाइड लगाओ इक्वेशन 2 में, तो क्या बनेगा इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, चूँकि दोनों इक्वेशन बराबर हैं, ये भी बोल सकते हो बिकॉज PV इज इक्वल टू क्या आया था। एक काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ से बेटर होगा, देखो ये PV का वैल्यू है, ये PV का वैल्यू है, दोनों को सेम कर देंगे, ये बन जाएगा 5/m
इंटू आर इंटू 300, ये बन जाएगा 2.5/2 सॉरी 0.25 डिवाइड बाई 2 इंटू आर इंटू 290, राइट। ये सोल्व करेंगे हम लोग, यहाँ से आर सार कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा नीचे 100, ठीक। फिर 5 से कटेगा ये 5 टाइम, ई कट जाएगा 20 टाइम, मुझे m निकालना है तो m बनेगा 300 इंटू 20 इंटू 2 डिवाइड बाई 290। सोल्व कर लेंगे इसको, आपको यहाँ से मिल जाएगा आंसर 41.37, जो आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन 30 हमारे पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमसे कि अगर x3y2 की रिएक्शन होती है A2B3 से तो हमको ब्राउन कलर का फॉर्मेशन दिखाई देगा। यहाँ रिएक्शन हुआ तो यहाँ ब्राउन कलर आ जाएगा, और यहाँ रिएक्शन हुआ A2B3 का किसके साथ, X3Y2 के साथ, तो यहाँ पे ब्राउन कलर आ जाएगा। लेकिन ब्राउन कलर फॉर्म करने के लिए A2B3 को या तो इधर मूव करना पड़ेगा या इसको इधर मूव करना पड़ेगा, राइट। मतलब यहाँ पे हमारे पास ये X3Y2 है क्या, ये सोल्यूट है, इधर A2B3 क्या है, ये भी हमारे पास सोल्यूट है, राइट। ये हमारे पास AB क्या है, ये SPM है। SPM का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो केवल सोलवेंट का होता है, राइट। जब मूवमेंट होता है सोलवेंट का फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, राइट। जो सोलवेंट मूव करता है ना, सोलवेंट मूव करता है लो कॉन्सेंट्रेशन से, किसका कॉन्सेंट्रेशन लो, सोल्यूट का, बिकॉज मूव कर रहा है सोलवेंट, तो जहाँ पे सोल्यूट कम होगा वहाँ पे सोलवेंट ज़्यादा होगा, और सोलवेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो मूव करेगा, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है 0.01 मोलर A2B3, इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे सोलवेंट हम मानेंगे ज़्यादा, और यहाँ पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो सोलवेंट हमारे पास कम हो जाएगा। तो सोलवेंट का मूवमेंट होता है SPM के थ्रू, क्योंकि SPM अलाउ नहीं करता है सोल्यूट को मूव करने के लिए, या जो मूवमेंट होगा केवल सोलवेंट का होगा, और चूंकि मूवमेंट केवल सोलवेंट का होगा तो A2B3 इधर जाएगा ही नहीं और ना ये इधर आएगा, क्योंकि दोनों आपस में मिलेंगे ही नहीं, तो रिएक्शन हमारी हो ही नहीं पाएगी, ब्राउन कलर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिकॉज ब्राउन कलर फॉर्मेशन के लिए किसी एक को मूव करना चाहिए था, किसी दूसरे से मिलना पड़ेगा, और चूंकि यहाँ पे मूवमेंट केवल सोलवेंट का होगा, ठीक है, सोल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पर भी ब्राउन कलर फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा डी, नो ब्राउन कलर फॉर्मेशन।